दुनिया के राफेल हैं, मिराज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये जो 2.5 युद्ध में यादा युद्ध है, ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है, ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग शक्लों में है। ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये एंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये युद्ध आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। आज के युवा को चाहिए कि आप किसी पार्टी को वोट दें, आपका कोई विचार हो, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह बात तो कही गई कि छत्रपति शिवाजी को जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहां के एक प्रोफेसर ने भारत का इतिहास लिखा। वो जीवित हैं और उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें कहना मन से अच्छी लगता है, लेकिन अगर आपका यह यकीन है और कन्विक्शन है कि यह गलत है, तो यह बदला गया कि नहीं बदला गया, या इसके बदले जाने के लिए भी कोई नई सरकार आएगी क्या? आपके पास समय कम है, बहुत कार्य करने हैं सरकारों को। जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो इतनी शक्ति पैदा करें कि सरकारें ये पूछें कि अब हमें अगला काम कौन सा करना है। इसलिए सरकार बदलने से पहले समाज का बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं कि 2014 और 2019 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पहले समाज बदला तब सत्ता बदली है। इसलिए इस सत्ता को, जो यहां हो या दिल्ली में हो या देश के कहीं भी हो, आपको एक पॉजिटिव एजिटेशन करना है, आपको एक सकारात्मक आंदोलन करना है। इस देश में संसद से बनाए हुए कानून के खिलाफ लोग बैठ जाते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए हुए किसी आदेश के खिलाफ बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत राष्ट्र का युवा सब कुछ सरकार करेगी इसी इंतजार में बैठा है? नहीं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये काम आप करें और इसका रिजल्ट देखें कि आज भी भारत के संविधान में 20 झूठ बोले गए हैं, 20 ऐसी धाराएं डाली गई हैं जो झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं। क्या आप उस पर चिंतन मनन नहीं कर सकते? ऐसे ही एक धारा थी 333, 333, 1950 में संविधान बना, और 333 नाम की यह धारा क्या है यह पूछा नहीं किसी ने। हम लगातार पिछले 50 साल से बच्चों को यह पढ़ाते हैं कि भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 543 पे चुनाव होता है, लेकिन 2 लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कभी इसके बारे में पूछा नहीं ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, किस लिए किए जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मंचों से ईमानदारी से बोलिए। आज का समाज सच सुनना चाहता है, झूठ सुनना नहीं चाहता। यही वजह है कि 2 साल पहले नासिक के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिर ये 333 नाम की धारा किस काम की है और क्यों डाली गई है। तब पता चला कि भारत जब यहां पे तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, क्योंकि आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव में नहीं है, ना लंदन की लाइब्रेरी में है। ये भारत 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप सोचिए कि वो ताकतें जिसे आप कहते हैं ये ब्रिटिश शासन था, मैं कहता हूं उस नैरेटिव को बदलिए। ये मुगलों का शासन नहीं था, ये इस्लामिक आतंकियों का शासन था, ये ईसाइयों की सरकार थी। आप उसे ब्रिटिश कह करके असली नैरेटिव से बदलने की कोशिश करते हैं। वो यहां से जाने लगे, जो ब्रिटिशर भारत में रह गए, जिनकी भारतीय महिलाओं से शादी हुई और वो यहीं उनकी संतानें उत्पन्न हुई, उन भारतीय महिलाओं से उन अंग्रेजों की उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा गया। मैंने सवाल किया नासिक के अंदर कि भारत में कितने एंग्लो इंडियन हैं जिनके लिए 1950 से आपने 2 सीटें रिजर्व कर दी हैं। उसका असर यह हुआ कि जब आप जोर से बोलते हैं, बिना किसी लालच के बोलते हैं, और आपका किरदार पब्लिक में है, वही पर्सनल होता है, तो आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले
भारत की पार्लियामेंट में भारत के कानून मंत्री ने इस पे बयान दिया और बयान में यह कहा कि पूरे भारत में जो 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन के लिए, इनकी टोटल जनसंख्या भारत में 262 है। मात्र 262 लोगों के लिए 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। भाई अंग्रेज चले गए, जो यहां रह गए थे उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का भी अब कोई वंश नहीं मिलता, लेकिन ये किस खुशी में 2 सीटें दी जाती हैं। भारत में हजारों समाज ऐसे हैं जिनकी गिनती लाखों में है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इन सीटों को बांट दिया जाए। लिहाजा इतिहास को पढ़िए, अपने सरोकारों को जानिए। मैं मानता हूं कि आप देखें कि संविधान को लेकर के बहुत चिंता है। आप एक आंदोलन करें, पूरे देश में करें, किसी सरकार के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप राष्ट्र के हित में यह आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं कि सरकारें जो होती हैं उनको भी समाज का डर होता है, सरकारें भी जानती हैं कि समाज क्या चाहता है। और आपने इस एक्सपेरिमेंट को 2014 में देखा और 2019 में देखा, और यही दबाव था कि सरकारों को लग गया कि हमको चुन के जिन्होंने भेजा है वो सड़कें बनाने के लिए नहीं भेजा है, पार्क बनाने के लिए नहीं भेजा है। इस बार उनको समझ में आ गया कि हमें चुन के जिन्होंने भेजा है राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है, इस राष्ट्र के सामने जो खतरे हैं उनको खत्म करने के लिए भेजा है। और आप ही का दबाव था कि सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को इस बात का एहसास था कि 2019 में उसको 283 से 303 सीटें क्यों दी हैं इन सनातनी हिंदुओं ने। उनको पता था, इसीलिए उन्होंने वो कर दिखाया जो भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी आकांक्षाओं को, आपके मुद्दों को, इस राष्ट्र के बचाने वाले मुद्दों को पास करने के लिए वो अपना सारा दिमाग लगाएं। धारा 370 हटी, 35A हटा। आप जानते हैं, ये बात मैं सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का खुशी होना चाहिए कि जब आप पिछले 70 सालों से सरकारें चुनते थे तो कोई ब्राह्मण के नाम पे चुनता था कि 2 मंत्री हो जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, 2 दलित हो जाएं, कुछ यादव आ जाएं। आपने आज तक सनातनी हिंदू होकर के वोट दिया ही नहीं था, इसलिए वही सरकारें बनी। और जब आप 2014 में बदले, 2019 में बदले, तो सत्ता में बैठने वालों को पता चल गया न ये यादव का वोट है, न ब्राह्मण का है, न ठाकुर का है, ये सनातनी हिंदू का वोट है। इसलिए बता रहा हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन बताता हूं मैं, आपकी सामूहिक शक्ति का असर बताता हूं मैं कि दिल्ली के अंदर जब धारा 370 हटाई जा रही थी तो बड़े सारे लोगों ने कहा कि इनका तो बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो बिना बहुमत के कैसे हट सकते हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली में पहली बार एक बिल को राज्यसभा में ही लाया। इसलिए मैंने कहा बहादुरों को चुनिए, कायरों को मत चुनिए। और जब आप बहादुरों को चुनते हैं तो वो बहादुर जानता है कि उसके पीछे 100 करोड़ सनातनी हिंदू खड़ा हुआ है, इसलिए वो लफ्फाजी नहीं करता, सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं बताता, सेकुलरिज्म की मुलम्मागिरी नहीं करता, और बोलने से पहले ये नहीं कहता यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वहां कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, इसका ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए। ये राजनीतिक लोगों का मुखौटा होगा, पुष्पेन का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया हूं, उमेश जी जानते हैं, उमेश जी जानते हैं, और पूरे देश में जो भी लोग मुझे समझते हैं उनको पता है, कितनी भी कड़वी बात होगी, कोई बैठा हो, शब्द वही निकलेगा। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगे खुदा हाफिज, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। आपने जब चुना तो आपको अंदाजा होगा इस बात का कि 370 का बिल राज्यसभा में आया, और राज्यसभा में जिस सरकार का बहुमत ही नहीं था वहीं पास पहले हुआ। पूरा देश स्तब्ध है, ये कौन सी कलाकारी है। उसने भी इस संविधान की तमाम धाराओं का
मान्यताओं परंपराओं का, संसदीय प्रणाली का सदुपयोग किया। और क्योंकि आपका दबाव था, इसलिए उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, इसी व्यवस्था में से मैं उन लोगों को, जिन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, मैं उनको ये बिल पास करके दिखाऊंगा। 2014 में आपने एक को भेजा था, उसने बड़ा समझाया छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों को। उसने कहा मेरी बात मान लो, बहुत समझाया कि सब कुछ संविधान से चलेगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा, और जिसने भी संविधान से ऊपर होने की कोशिश की फिर वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि उनकी 70 सालों में आदत डाली गई है कि हम भीड़ तंत्र से इस देश की सत्ता को डरा देंगे, इस देश की पुलिस को डरा देंगे, इस देश की सेना को डरा देंगे। लेकिन 2019 में आपने उससे खतरनाक को भेजा। और जब ये बात आप करते हैं, इसका साइकोलॉजिकल मैसेज क्या गया, उनको समझ में आ गया कि ये सनातनी समाज जो हर एक से तारीफ की उम्मीद करता है, चाहता है कि हर एक के सामने हम पॉलिटिकली करेक्ट रहें, आपने पहली बार भारत के इतिहास में पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि राज्यसभा में जिस दिन बिल आया तो बिल में वोट डाला गया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। अपोजिशन का लीडर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, कहां गए वो लोग। बहुत देर ढूंढा, उसे पता ही नहीं चला कि लोग कहां गए। और वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सदस्य थे वो पूरी गिनती में मौजूद थे। बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद शाम तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, फिर यह बिल राज्यसभा में कैसे पास हो गया। आपने जिस आदमी को भेजा है, भजन कीर्तन करने के लिए नहीं भेजा, आपने जिसे भेजा है उसे मालूम है कि करना क्या है, समझदार है। इसलिए राजनीतिक लोगों से आप साधु वाला, संतों वाला व्यवहार की उम्मीद न करें। यह अलग समाज है। साधु संत राजनीति में जा रहे हैं और राजनीति के खिलाड़ियों से हम कहते हैं तुम्हें संत होना चाहिए। नहीं, राजनीति में चाणक्य जैसा आदमी होना चाहिए, जिसे पता हो क्या करना है। सावरकर जैसी सोच का होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच का होना चाहिए। उस शख्स ने क्या किया कि 1 महीने पहले संसद की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भारत के नए नए चुने हुए, नए नए नॉमिनेट किए हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बीच बीच में कि लखनऊ की नगर पालिका कैसे काम करती है, दिल्ली की नगर पालिका कैसे काम करती है, इसके अध्ययन के लिए कोई स्विट्जरलैंड डेलीगेशन जाता है, कोई नीदरलैंड जाता है। 2 महीने पहले उसने डेलीगेशन की घोषणा कर दी और कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाना है, वहां पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसकी आप स्टडी करके आए। वो भी नए नए थे, उन्होंने फौरन कहा हम जाने को तैयार हैं। और ये एक परंपरा है, ऐसे डेलीगेशन जाते रहते हैं। उसमें किसी साहब ने पूछा कि आखिर क्या बात है कि इस डेलीगेशन में कोई बीजेपी का नहीं है। तो किसी ने कहा कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और आप देख